आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से न होने तक, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। डॉक्टर उदय जोशी लखनऊ आए थे तो उन्होंने मीनाक्षी को सूचित किया था। वो उनसे मिलने गई थी। जितने दिन भी वे रहे थे, लगभग हर दिन ही मीनाक्षी उनसे मिलने जाती रही थी। लगभग 1.5 साल में उसकी थीसिस पूरी हो गई थी। उसकी फाइनल प्रति बनाने से पहले वो डॉक्टर जोशी के पास दिल्ली गई थी। वहाँ से लौटकर उसने थीसिस को फाइनल टाइप कराकर उसे जमा कर दिया था। लगभग 1 साल में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में पीजी खुलने की अनुमति आ गई थी। उसके बाद पूरे बचे हुए सेशन में मीनाक्षी अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी और लैब सेट करने में लगी रही थी। अगले सत्र से बाकायदा स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू हो गई थीं। कुछ लोगों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। विद्यालय में उसका विभाग सबसे बाद में खुला था, अतः वो अपने विभाग में भले ही सबसे सीनियर है, किंतु लगभग अन्य सभी टीचर्स से जूनियर है। लोग तरह तरह से बड़बड़ाए थे। मीनाक्षी बहुत अच्छी गायिका है, इसलिए प्रबंधक और प्राचार्य का सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई वे सुंदर हैं, चुलबुली हैं, वो तो सभी को अच्छी लगती ही हैं। पर पढ़ाई का सुंदरता से क्या लेना देना? फिर गायिका होने का भी पढ़ाई से क्या मतलब? पीएचडी अभी सबमिट ही तो किया है, अभी अवार्ड तो नहीं हुआ है ना। करने और होने में तो बड़ा लंबा फैसला होता है। पर किसी के कुछ भी कहने से क्या होता है। उसे डॉक्टरेट भी मिल गई थी। लगभग 1 वर्ष उसने अपने विभाग को जमाने सजाने में निकाल दिया था। लैब के विस्तार के लिए वो दूसरे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी जाकर चीज़ों को देखने परखने में लगी रही थी। काफ़ी कुछ सुझाव वो दूर बैठे डॉक्टर उदय जोशी से भी कर लेती थी। अधिकांशतः सब मित्रों की बैठकी स्टाफ रूम में ना होकर मीनाक्षी के कमरे में होने लगी है। विशेषता केतकी की। वो दोनों अब स्टाफ रूम में बहुत कम ही दिखती हैं। नीता और मैं भी मीनाक्षी के पास बैठने चले जाते हैं। न जा पाए तो अक्सर मीनाक्षी ही हमें किसी को भेजकर बुलवा लेती है। क्लास में जाते या वहाँ से निकलते कौशल्या दी और मानसी चतुर्वेदी भी कुछ क्षणों के लिए कभी कभी वहाँ बैठ लेती हैं। उन दोनों का ही क्लासरूम मीनाक्षी के कमरे के सामने ही है। मीनाक्षी ने अपने कमरे को काफ़ी सजा कर रखा है। कमरा बड़ा है। उसके एक तरफ को सुंदर सी एकदम नई मेज रखी गई है। गॉडरेज की रिवॉल्विंग चेयर पर मीनाक्षी बैठी रहती है और मेज के दूसरी तरफ 3 कुर्सियाँ जिन पर हम लोग बैठते हैं। कमरे में दूसरी तरफ को एक छोटा सा केन का सोफ़ा रखा हुआ है और उसके सामने ग्लास टॉप के साथ एक सेंटर टेबल, जिस पर मीनाक्षी ने एक सुंदर सा फूलदान रखा हुआ है। सोफ़ा बहुत ही साधारण सा है, पर कॉलेज में कुछ ही टीचर्स के पास अपने अलग कमरे हैं, इसलिए सब कुछ बहुत ही अच्छा सा लगता है, भव्य जैसा। फिर मीनाक्षी ने कमरे को रखा भी बहुत संभाल कर है। काफ़ी कुछ सामान उसने कॉलेज से जुटा लिया है और कितना कुछ वो अपने घर से ले आई है। जिस दिन पहली बार मानसी जी मीनाक्षी के कमरे में आई थीं तो कमरे के बीच में खड़े होकर चारों तरफ घूमकर देखा था। फिर चलकर 1-2 चीज़ों को उठाकर या उनके पास जाकर छूकर देखा था। वाह मीनाक्षी, इसको कहते हैं नौकरी करना। बढ़िया सा लैब, बढ़िया सा कमरा, कमरे के बाहर एक आया। एक हम लोग हैं, अपना कोई कमरा नहीं, अपनी कोई कुर्सी तक नहीं, जो खाली मिल जाए उसी पर बैठ जाओ। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर छत की तरफ को कर दिए थे। हे प्रभु, अगले जन्म हमें टीचर मत बनाना। ये बात हम आपसे कई बार कह चुके हैं। आज उस बात में करेक्शन कर रहे हैं। टीचर बनाना तो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ही बनाना। फिर वो नीता की तरफ देखकर हंसी थी। पर नीता जैसा फटीचर लैब और फटीचर कमरा मत देना, मतलब हमें ज्योग्राफी का टीचर नहीं बनना है। सब लोग हंसते रहे थे। उस दिन मीनाक्षी ने कैंटीन से चाट पकौड़ी मंगाकर सेलिब्रेट किया था। सब तरफ से निश्चिंत हो जाने के बाद मीनाक्षी ने डॉक्टर जोशी की किसी बहुचर्चित किताब का अनुवाद शुरू कर दिया था। अनुवाद के काम के लिए वो एकदम सही है। श्रेष्ठतम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी हुई और हिंदी प्रेमी। साधारण बातचीत में भी उसका शुद्ध हिंदी में बात करने का तरीका बेहद अनूठा है, जो उस पर बहुत स्वाभाविक लगता है। साधारण बातचीत में भी वो जब तब हिंदी के जटिल शब्दों का उपयोग करती है, पर उसके मुंह से वे अटपटे नहीं लगते। दोनों ही भाषाओं से उसे प्यार है। अंग्रेजी वालों में हिंदी के प्रति ऐसा लगाव कम ही दिखता है।
बीए में उसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य लिए थे। मीनाक्षी जब भी डॉक्टर उदय जोशी से मिलकर आती है तब हर बार अतिरिक्त रूप से उत्साहित दिखती है। अपने अनुवाद के काम को लेकर पूरी तरह से चार्ज्ड रहती है। उन दिनों मीनाक्षी के पास बात करने के लिए जैसे कुछ ही विषय रह जाते हैं, अपना विभाग, अपना लैब, अपना अनुवाद का काम और उदय जी। उसे उदय जी अच्छे लगते। उनकी असाधारणता उसे आकर्षित करती, साथ ही उनको निकट से जानना उसके लिए जैसे गर्व की बात है। उनके जिक्र भर पर लगता उसकी आंखें चमकने लगतीं। उनका उठना बैठना, उनका बात करने का ढंग, उनके द्वारा बोले गए छोटे से साधारण वाक्य वो दीवानों की तरह दोहराती। प्रायः की तरह उस दिन भी मीनाक्षी उदय जी की ही कोई बात कर रही थी। केतकी बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखती रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी मधुर सी मुस्कान फैल गई थी। तुम्हें पता है मीनाक्षी, यू आर इन लव विद हिम। नीता ने डपटा था। क्या बेकार की बात करती हो केतकी? केतकी ने नीता की तरफ ठहरी हुई निगाहों से देखा था। उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आत्मविश्वास है, एक जिद जैसा। कमाल है नीता, इसमें बेकार की क्या बात है? तुम लोग नहीं देख रही हो मीनाक्षी में बदलाव? केतकी ने बारी बारी से हम तीनों की तरफ देखा था और अपने दोनों हाथों को बेहद नाटकीय अंदाज में हवा में ऊपर तक उठाकर नीचे की ओर फहराया था, जैसे नर्तक वर्षा का अभिनय करते हैं। आजकल मीनाक्षी जी उदयमय हो गई हैं, डॉक्टर उदय जोशी के रस में भीगी हुई। वो हंस रही है। मीनाक्षी के चेहरे पर संकोच भरी मीठी सी मुस्कान आई थी और वो क्लास लेने के लिए उठकर खड़ी हो गई थी। उसके चले जाने के बाद भी हम तीनों में मीनाक्षी और उदय जी के संबंध के बारे में ही बात होती रही थी। केतकी, अगर कुछ है भी तो भी इस तरह बातें ना किया करो, मैंने कहा था। जिस रिश्ते में कुछ हासिल नहीं उसके बारे में सोचने या बात करने से फ़ायदा? केतकी, इस बात को उसके दिमाग में मत डालो और ना ही उसे इस बारे में इनकरेज करो। इस रिश्ते का ना कोई वर्तमान है ना भविष्य है। उनकी उम्र कम से कम 30 साल बड़े होंगे वे उससे। नीता ने मन ही मन हिसाब लगाया था। नहीं केतकी, बल्कि 35 साल का अंतर होगा दोनों में। और केतकी के चेहरे पर हम दोनों के लिए ही झुंझलाहट है। उसने नीता की बात बीच में ही काट दी थी। कम ऑन, व्हाट एज हैज़ टू डू विद लव? वैसे भी मीनाक्षी कोई बच्चा है कि हम लोग उसे बताएं कि प्यार करो या मत करो, और करो तो किससे करो? प्यार करने की क्या कोई प्लानिंग की जाती है नीता? वो तो बस हो जाता है। थोड़े दिनों में नीता और मैंने महसूस किया था कि मीनाक्षी और केतकी हम दोनों से कतराने लगे हैं। हम लोगों के बीच अनायासी रिश्तों के समीकरण बदलने लगे थे। हम दोनों अक्सर महसूस करते कि उसके कमरे में जाने पर बातें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगी हैं। पहले की तरह आपस में कोई अनवरत सूत्र जुड़ ही नहीं पाता जैसे। कभी देखते कि मीनाक्षी और केतकी लाइब्रेरी में किसी अलमारी के पीछे खड़े हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, या दोनों हम लोगों को बिना बताए कैंटीन जा रहे हैं। धीरे धीरे नीता और मैंने भी अपने आप को उन दोनों से दूर कर लिया था। हम लोगों ने मीनाक्षी के कमरे में बैठना कम कर दिया था और पहले की तरह स्टाफ रूम में अधिक बैठने लग गए थे। काफ़ी समय तक ये दूरी भरा अपनापन चलता रहा था। यश आजकल यूएस गए हुए हैं, लौटते पर सिंगापुर भी जाएंगे। प्लेजर कम बिजनेस टूर है, यश ने ऐसा ही बताया था। आंटी भी गई हैं, लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं यश को गए हुए। मुझको लगता जैसे एकदम खाली हो गई हूँ, जैसे करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। वैसे तो यश प्रायः शाम को ही आते हैं, फिर भी मुझको लगता जैसे पूरे दिन में शाम का वो थोड़ा सा समय ही मेरी पूरी दिनचर्या को नियमित करता है। यश का फ़ोन मिला था कि वो लौट आए हैं। वैसे तो मैं 2-3 दिन से यश के लौटने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यश को दिल्ली पहुँचे तो 3-4 दिन हो चुके हैं। वहाँ से लौटने का कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं था। लखनऊ पहुंचकर यश का फ़ोन आया था। दिन में व्यस्त हूँ, शाम को घर आऊँगा। दोपहर में मैं शिवानी को लेकर हज़रतगंज चली गई थी। बहुत सारे काम थे, यूनिवर्सल जाना था, कुछ किताबें देखनी हैं और 1-2 मैचिंग ब्लाउज़ लेने हैं। हलवासिया से बाहर निकल रही थी कि सामने ही सहगल आंटी दिख गई थी। मुझे देखकर वो एकदम से खुश हो गई थी। आज ही लौटे हैं, यूएस टूर पर गए हुए थे, लौटने पर सिंगापुर भी रुके थे। उन्होंने बताया था, मैं उस बारे में चुप ही रही थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवानी बड़े अधिकार से बोल बैठी थी।
पर इतने लंबे प्रोग्राम की बात तो यश भैया ने नहीं बताई थी। आंटी ने एक बार चौंक कर मेरी तरफ देखा था और एक बार उसकी तरफ। उन्होंने कुछ कहा नहीं था, किंतु उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था, या शायद मुझको ही वैसा लगा था। उनके जाते ही शिवानी ने मेरी तरफ देखा था। दीदी, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए थी ये बात। उसके स्वर में खिसियाहट है और उसका चेहरा उतरा हुआ है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। कौन सी बात? मैंने पूछा था। यश भैया की बात। उसके स्वर में अभी भी खिसियाहट है। नहीं, कोई बात नहीं शिवानी, मैंने कहा था। क्या कहती मैं उससे कि अपने घर यश के आते रहने की बात उसे आंटी से क्यों नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो स्वयं भी नहीं जानती ये बात कि क्यों छिपाती हूँ मैं आंटी से यश के आते रहना, या यश ही उस बात का जिक्र अपने घर पर क्यों नहीं करते। वैसे भी अब उससे कुछ भी कहने से लाभ, पर मन में इतना ज़रूर आया था कि क्या शिवानी ने भी आंटी के चेहरे का कसाव महसूस किया था। मन आया था कि पूछूं उससे, पर क्या पूछती, इसलिए चुप ही रह गई थी। सोचा था लौटते समय शिवानी को लेकर अंजना जाऊंगी, उसे वहाँ कुछ खिलाऊंगी और यश के लिए भी पेस्ट्री भी पैक करा लूँगी, पर कुछ भी नहीं किया था। मन में एक अजब सी बेचैनी थी, कुछ करने का जैसे मन ही नहीं किया था। 1 महीने के भीतर ही यश के सिंगापुर शिफ्ट हो जाने की बात तय हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तुम मुझसे छिपाते रहे यश, इसीलिए गए थे तुम सिंगापुर। हम लोग बिजनेस मैटर्स तय करने के लिए ही गए थे हम भी, पर बिलीव मी, मेरे वहाँ शिफ्ट होने की बात नहीं थी। असल में मम्मा वहाँ जाना चाहती थी। वहाँ हमारी मौसी का परिवार है। माँ और मौसी मिलकर बिग स्केल पर इंडियन सामान के साथ फैशन स्टोर खोलना चाहती थी। कुछ मशीनरी टूल्स के प्रोडक्शन की भी बात थी, जिसे यहाँ के कोलैबोरेशन में तय किया जाना था। तय यही हुआ था कि मैं यहाँ का बिजनेस संभालूंगा और पापा मम्मा वहाँ का काम देखेंगे। मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक ये पूरा बिजनेस प्लान बदल कैसे गया। पर अब मम्मा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा तो खुद ही जाने का मन नहीं है। मुझको आंटी की उस दिन अपने ऊपर ठहरी हुई निगाहें याद आई थीं, किंतु मैं चुप रही थी। कहूँ भी तो क्या कहूँ, फिर उससे फ़ायदा। पर मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे थे। मुझे क्या पता था कि अभी कुछ माह पहले मिले हुए घर बनवाने की बात कहकर यश समुंदर पार चले जाएंगे। यश बहुत देर तक सुस्त से चुपचाप बैठे रहे थे। अम्बी, तुम एक बार कह दो, मैं मना कर दूंगा। मैंने यश की तरफ देखा था और धीरे से हंस दी थी। मन आया था पूछूं कि क्या कहना होगा यश और कैसे कहना होगा। तुम जानते नहीं क्या की, पर मैं चुप रही थी। मैं जानती हूँ कि इस समय यश को स्वयं नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं और उन शब्दों के अर्थ क्या हैं। कुल 4 घंटे की ही दूरी पर तो है सिंगापुर, जब चाहोगी आ जाऊंगा। वैसे भी महीने में 2 बार तो आता ही रहूँगा। मैंने तय कर लिया है, मॉम डैड से भी तय कर लूँगा। फिर थोड़ी देर तक यश व्यथित निगाहों से मेरी तरफ देखते रहे थे। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, तुम ऐसा करोगी तो मैं क्या करूँगा। यश सिंगापुर चले गए थे। कैसा तो होता है जब अनायास ही जिंदगी अधूरी लगने लगे, कहीं किसी जगह किसी तरह मन ही ना लगे। नीता ने देखा तो पूछा था, क्या हुआ अंबिका? कुछ नहीं नीता, मैं धीरे से हंसी थी और मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। यश सिंगापुर शिफ्ट कर गए नीता, मैंने धीमे से कहा था। मैंने नीता को पूरी बात बताई थी। उस दिन हजरतगंज में सहगल आंटी के मिलने की बात और उनसे की गई शिवानी की बात भी बताई थी मैंने। नीता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, फिर लगा था जैसे वो कुछ सोचकर चुप हो गई थी। तुम अकेले में और ज़्यादा परेशान होती रहोगी अंबिका, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे कपड़े ले लेते हैं। नहीं नीता, मेरे अकेले ही रहने का मन कर रहा है, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। कॉलेज तक आने का मन नहीं कर रहा है। 1-2 दिन बाद लगा तो तुम्हें बता दूंगी। मैं और नीता आपस में बात कर ही रहे थे कि मानसी चतुर्वेदी बगल में आकर खड़ी हो गई थी। नीता ने बात बदल दी थी। मैं चुप थी, अभी भी चुप ही रही थी। मानसी जी कुछ क्षण वहाँ खड़ी रही थीं, फिर कमरे के दूसरे किनारे पर लगी एक कुर्सी पर मैगजीन खोलकर बैठ गई थीं। अक्सर ऐसा होता है कि मानसी जी के अचानक आ जाने पर हम लोग बात का प्रसंग बदल दिया करते हैं, पर हर बार मैं मानसी जी के प्रति अपराधी महसूस करती रहती हूँ। कितने निश्चल मन से वे मेरा ख्याल रखती हैं, कितने प्यार से उन्होंने मुझे अपनेपन के साए में समेट लिया है, और उन्हीं से ये छिपाओ तो राव।
उस दिन मानसी को कहीं और जाना था, इसलिए मैं अकेले ही घर लौटी थी। एक तरह से अकेले होना मुझे बेहतर लगा था अकेला ही होना चाह रही थी। ये भी लगा था कि इस समय मानसी के धारा प्रवाह वार्ताक्रम को झेलना सरल नहीं होता मेरे लिए। कॉलेज से घर पहुंचकर मैं कपड़े बदल कर लेट गई थी। बड़ी देर तक मैगजीन पलटती रही थी, न जाने कब नींद आ गई थी। मानसी जी की तेज आवाज़ से नींद खुली थी। दरवाज़ा खोला था तो ये सामने खड़ी हंस रही थी। अंदर आते हुए उन्होंने दाएं हाथ का छोटा सा पैकेट ऊपर उठाते हुए दिखाया था। जल्दी से चाय चढ़ाओ यार, गरम गरम समोसे और गुलाब जामुन लेकर आए हैं। उनका एक पैर अभी भी दरवाजे के बाहर है। मुझको अच्छा लगा था उनकी उपस्थिति ने जैसे माहौल को आसान बना दिया है। मैं हंसती हुई सीधे किचन की तरफ चली गई थी और चाय चढ़ाने के बाद ही मैंने मुंह हाथ धोया था। चाय लेकर हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। बातें करते मेरी निगाह मेरे पलंग पर रखे उनके पर्स और उसके बगल में रखे एक प्लास्टिक बैग पर पड़ी थी। उसमें से झांकते हुए कुछ कपड़े। क्या खरीदारी कर डाली मानसी जी? मैंने पूछा था। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। शॉपिंग के नाम पर बस एक हलवाई की दुकान पर ही तो गए थे आज। मेरी निगाहों का पीछा करते हुए मानसी ने अपने बैग की तरफ देखा था। अरे उसमें रात में बदलने के कपड़े हैं। मतलब? मेरे मुंह से अनायास निकला था। मतलब आज हम रात में तुम्हारे पास रुक रहे हैं। कल इतवार है, सो कोई हड़बड़ी नहीं है। अब दोस्त, तुम मार के वापस भगा दोगे तो चले भी जाएंगे। वे हंसी थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। वैसे भी ये बुरा भला मानने की बीमारी हमें नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हैं? देखो मित्र, कैसी बात की बात नहीं है। हमने सुना था कि आज तुम्हारा अकेले ही रहने का मन हो रहा है। ऐसा तुम अपनी फुल टाइम दोस्त से कह रही थी। मैं हंसी थी। ये फुल टाइम दोस्त क्या होता है? दोस्त, ये पार्ट टाइम दोस्त का उल्टा होता है, जैसे कि हम पार्ट टाइम हैं। मानसी हंसती रही थी। मानसी जी, आप भी कुछ भी कहती हैं। कहने की बात नहीं है, हम जानते नहीं हैं क्या? उनके स्वर में कोई शिकायत और चेहरे पर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। पर यार, आज तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं किया, सो बैग में अपने कपड़े डालकर आ गए हैं। तुम्हें बिल्कुल ही अच्छा ना लगे तो बेझिझक कह देना, चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हैं? मैं हचकचा गई थी। अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम सीधी सी बात को बहुत गहरा सा इमोशनल ट्विस्ट दे देती हो। इसमें ऐसी वैसी कैसी भी कोई बात नहीं है। हमें लगा हम रात में तुम्हारे पास रुकेंगे तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, पर अगर दिन वाले अकेलेपन का मूड बरकरार है तो हम चले जाएंगे। कोई भी कतई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सही सही बता देना। कॉलेज में नीता के घर जाने की बात पर मुझे अकेले बने रहने की इच्छा भले ही रही हो, पर इस समय मुझे मानसी जी का आना सच में अच्छा लग रहा है। अपने प्रति मानसी का जुड़ाव भी और ये एहसास भी कि आज मैं अकेली नहीं रहूँगी। मन किया था कि मानसी जी से कहें ये बात, पर लगा था कि फिर डांटेंगी वो मुझे। अरे यार, तुम अंग्रेजी वाले इस कदर फॉर्मल क्यों हो जाते हो भाई? ये हर समय थैंक यू वेलकम अपने से नहीं होता। अपन तो जुबान की नहीं दिल की भाषा बोलते हैं और वही हमें समझ में आती है। उनसे इतने दिनों की निकटता में मैं मानसी के दिल की जुबान अच्छी तरह समझने लग गई हूँ, इसलिए मैं चुप ही रही थी। पर उनका आना और इस समय अपने आसपास होना मुझे राहत दे रहा था। हम दोनों के बीच दुनिया भर की बातें होती रही थीं। मैंने यश की भी बात की थी। ये भी बताया था कि अधिकांश जीवन हम दोनों आसपास ही रहे हैं। बीच के कुछ सालों को छोड़कर जब एमबीए करने के लिए और फिर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए यश बाहर रहे थे, पर तब तक मुझे इस तरह से यश की आदत नहीं पड़ी थी। जब से मैं लखनऊ आई हूँ तब से तो यश यहीं रहे हैं। मुझको यश की आदत पड़ गई है, मैंने कहा था, और कहते हुए मेरी आवाज़ भर्रा गई थी और आंखों में पानी तैरने लगा था। अरे दोस्त, तुम्हारे उतरे चेहरे ने तो एकदम डरा दिया था हमको। यह भी ऐसे कोई मुंह लटकाने की बात हुई भला? हम जिनसे भी प्यार करें वे कहीं हैं, स्वस्थ हैं, और उन्होंने हमें अपनी लिस्ट में से काटा नहीं है, बस इतना काफ़ी होता है। मानसी ने ये बात इतने ढंग से कही थी कि मुझे लगा था कि शायद सही ही कह रही हैं वो। कुछ देर के लिए दूरी की पीड़ा सच में कम लगने लगी थी जैसे। आज इतवार है। यश को गए आज 7 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीना 18 दिन। मैं तो यश के जाने के दूसरे दिन से ही दिन गिन रही हूँ।
गिनती दिन से चलकर माह तक पहुंच गई है। क्या ऐसे ही वर्षों की आमद शुरू हो जाएगी? साल, 2 साल, 10 साल, जब तक जीऊंगी क्या यूं ही हिसाब लगाती रहूंगी बेमतलब? जानती हूँ उससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, फिर भी क्या कहे अपने आप को? मूर्ख, उससे भी क्या होना है? ये मूर्खता तो एकदम लाइलाज है। उस दिन कहाँ सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं गिनती करना बंद कर दूंगी। बस अभाव का एक एहसास किसी स्थायी भाव की तरह हमेशा के लिए मेरे पूरे वजूद का हिस्सा बन जाएगा। यश के पत्र और फ़ोन आते रहते हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं। रात में खाना खाकर और थोड़ी देर टीवी देखकर मैं सोने की तैयारी कर ही रही थी कि नीता का हड़बड़ाया हुआ फ़ोन मिला था। मैंने फ़ोन उठाया ही था कि उधर से आवाज़ आई थी। सो गई थी क्या अंबिका? कौन बोल रहा है, ये समझ पाने में मुझे कुछ क्षण लगे थे। नहीं तो, पर तुम इस समय कैसे फ़ोन कर रही हो? तुम्हारे सोने का तो समय हो चुका है। हाँ, नीता ने थोड़े अटकते हुए जवाब दिया था। हाँ, सो ही गए थे समझो, पर सुबह का इंतज़ार नहीं किया गया इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। उसके स्वर में दुख है। क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा था। सब खैरियत तो? नहीं ना, अभी कौशल्या दी का फ़ोन आया था। नीता कुछ क्षण को अटकी थी। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले नीता ने अपनी बात फिर शुरू की थी। अंबिका, शशि अंकल को मैनेजमेंट से हटा दिया गया है। अरे ऐसे कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से अपने आप निकला था। उन्हें भी कभी हटाया जा सकता है? ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा ही हुआ है अंबिका। कौशल्या दी आज उनसे मिलने गई थी। वहाँ से लौट कर ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। बहुत परेशान होंगे वे? मैंने पूछा था। बट ऑफ कोर्स। अब हम लोगों को क्या करना है? नीता ने पूछा था। हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा था। नीता के स्वर में झुंझलाहट है। हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते, पर उनसे मिलने तो चलना ही होगा। जितने लोग चलें उतना अच्छा है। केतकी और मीनाक्षी से मैं बात किए ले रही हूँ, पर मानसी से तुम तय कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया था। तो फिर हम लोग 10 बजे कौशल्या दी के घर मिलते हैं। उनसे राय भी हो जाएगी। फिर उसी रास्ते पर ही तो है अंकल का घर। ठीक है नीता। फ़ोन रखने के बाद मैं न जाने कितनी देर तक वहीं बैठी रही थी। न जाने कैसा तो लगता रहा था, जैसे मेरा कुछ छिन गया हो। इतना समय हो चुका इस कॉलेज में, पर इतनी निकटता तो मैंने शशि अंकल से पहले कभी महसूस नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैं और मानसी जी कौशल्या दी के घर पहुंच गए थे। मानसी ने रूपाली और अंजलि सक्सेना को भी फ़ोन करके बुला लिया है। नीता, केतकी, मीनाक्षी सब उन्हीं के घर पर मिले थे। मीनाक्षी यहाँ तो आ गई थी, पर अंकल के घर जाने के नाम से ही उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे और उसने उनके घर जाने से साफ मना कर दिया था। कौशल्या दी ने अपने विशिष्ट अंदाज में अपने दाहिने हाथ की उंगली हिलाते हुए डांटा था। ये क्या बात हुई मीनाक्षी? अगर सारी दुनिया तुम्हारी जैसी हो जाए तब तो कोई किसी के दुख में शामिल ही नहीं होगा। अरे भाई, दुख में 4 लोग मिलने आते हैं तो आराम लगता है। और कौशल्या दी की बात को बीच में काटते हुए मानसी जी बोली थी। अरे दीदी, दुख भी काहे का? सालों से मैनेजर थे, अब कोई और बना दिया गया उनकी जगह तो ठीक है। उन्होंने मीनाक्षी की तरफ देखा था। यार बिल्कुल नॉर्मल ढंग से चलो, जैसे किसी के घर सोशल कॉल देने जाते हैं। अच्छी तरह से समझ कर चलो कि ना हम लोग कोई मातम मनाने जा रहे हैं, ना कोई मातमी सूरत ही बनाने की ज़रूरत है। ये सब तो ज़िंदगी में पार्ट ऑफ द गेम है। 20 साल तक रहे हैं वे मैनेजर, अब नहीं हैं तो इसमें इतना हाहाकार करने की कोई बात नहीं है। हंसते हुए चलो, हंसते हुए बात करेंगे। कौशल्या दी एकदम खुश हो गई थी। बिल्कुल सही कह रही है मानसी। दैट्स इट विच आई लाइक इन हर। भारी हुआ माहौल कुछ हल्का लगने लगा था, पर घर से बाहर निकलते तक मीनाक्षी फिर परेशान होने लग गई थी। अब ये उनके घर पहुंचकर ज़्यादा ही खीखी न करने लगे कि अंकल को लगे कि हम लोग तो उनके जाने का जश्न मना रहे हैं। मीनाक्षी ने धीमे से फुसफुसाया था। केतकी ने डांटा था। मीनाक्षी, बच्चों की तरह बेहव मत करो। अंकल भी कोई मूर्ख नहीं है जो हम लोगों के दिल की बात ना समझें। बाहर निकलने तक मीनाक्षी जैसे मचल गई थी। दीदी, आप हमारे साथ चलिए, कौशल्या दीदी ने समझाया था। कल रात में उनके घर कई घंटे बैठकर आई हूँ, आज तुम लोग हो आओ।
शशि अंकल बहुत अपनेपन से मिले थे। अपने प्रति स्टाफ की आत्मीयता उन्हें अच्छी लगी थी। रास्ते भर हम सब ये सोचते हुए आए थे कि उनका सामना कैसे कर पाएंगे और बात कैसे शुरू करेंगे, पर चीज़ें दूर रहकर जितना अधिक डराती हैं, सामने आ जाने पर उतनी ही सहज और स्वाभाविक हो जाती हैं। सो सहज ही हम सब ने शशि अंकल का सामना भी कर लिया था और बहुत ही स्वाभाविक ढंग से बातचीत भी शुरू हो गई थी। अनायास विद्यालय से हटा दिए जाने के प्रसंग पर एक दो बार उनकी आवाज़ भर्राई थी। पता नहीं सच में या हम लोगों को ही वैसा लगा था, पर वे सरला माहेश्वरी को लेकर बहुत प्रसन्न थे। लगा था उनके आघात को जैसे उस संतोष ने ढक लिया था। बहुत ही प्रसन्न मन से काफ़ी देर तक वे उस विषय में बात करते रहे थे। अभी 3 महीने पहले उसकी नौकरी के 20 साल पूरे हो गए। पूरे पौने 4 साल मैंने किसी तरह उसकी बीमारी को सबसे छिपा के रखा। अब लोग कहते हैं ये कि मैंने बेईमानी की, उसकी तनख्वाह अपनी जेब में रखता रहा मैं। इतनी गंदी बात वे लोग सोच भी कैसे सकते हैं। कुंवर देवेंद्र सिंह भटनागर का बेटा शशिकांत भटनागर इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है क्या? उनके स्वर में आवेश था। उन्होंने निगाह घुमाकर बारी बारी से सबकी तरफ देखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। किसी की समझ ही नहीं आया था कि हम क्या बोलें। फिर वो बात भले ही प्रश्न की तरह बोली गई थी, किंतु निश्चय ही वो प्रश्न नहीं थी। इसलिए हम लोग बोलते भी तो आखिर क्या, पर उस मौन को मानसी ने संभाला था। पर अंकल, सरला जी तो इतने समय से बिना कॉलेज आए यहाँ के पेरोल पर चल रही थी। ये बात अब अचानक उन लोगों के पास कैसे पहुँच गई और मैनेजमेंट पे इसकी चर्चा हो गई? शशिकांत अंकल काफ़ी देर तक चुप रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। उनका स्वर मध्यम हो गया था। स्टाफ में से या ऑफिस में से किसी ने पहुंचाई होगी। वैसे तो कहीं से भी पहुंच सकती थी उन तक ये खबर। वे हंसे थे। भाई, झूठ के पाँव होते हैं या नहीं होते, पर सच के तो पाँव हो ही सकते हैं। वे कुछ क्षण के लिए फिर चुप हो गए थे। जिसने भी बताई ये बात, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है उस इंसान का कोई भी बुरा मकसद न रहा हो, कम से कम मैं ऐसा ही सोचता हूँ। गुस्सा तो इस बात का है कि सोच लिया गया कि मैंने सरला से रुपया ले लिया। शशिकांत इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि अपने कॉलेज की बच्चियों से पैसा खा जाएगा। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे। रही कॉलेज के पैसों की बात, ग्रांट्स का हिसाब किताब, किसी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कॉलेज मेरी बहन ने बनाया था। करोड़ों का लैंड उन्होंने डोनेट कर दिया कॉलेज को। कॉलेज के लिए एक एक पैसा मैं लाता था। कॉलेज को प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने पहुंचाया था। किसी को हिसाब नहीं देना मुझे उसका। सब चुप रहे थे। वैसे भी क्या बोलते, पर शायद सभी को लगा था कि शशि अंकल ने स्वयं ही अपने बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। वे हंसे थे। एक गर्व मिश्रित संतोष, एक उपलब्धि का उल्लास उनके पूरे चेहरे में झांकने लगा था। बहुत तसल्ली है मुझे इस बात की कि सरला की सर्विस के 20 साल पूरे हो गए। चार्ज देने से पहले मैंने उसका रिटायरमेंट के लिए इस्तीफ़ा लेकर उसे रिलीव कर दिया है। कागजी काम पूरा कर दिया ताकि किसी और के लिए अच्छा या बुरा करने के लिए कुछ भी ना बचे। रीजनल कार्यालय से मैंने खुद जाकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा ली हैं। दीपा ने अभी तक बहुत साथ दिया। हालांकि कभी कभी साइन कराने के लिए सरला के घर रजिस्टर भेजते बहुत डरती थी। पता नहीं मेरे जाने के बाद नए लोगों के प्रेशर को झेल पाती या नहीं, इसलिए मैंने कोई झंझट ही नहीं छोड़ा। चाहे तो भी अब ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कम से कम पूरी ज़िंदगी पेंशन पा सकेगी अब वो। थोड़ी देर के लिए लगा था जैसे वो चहकने लगे थे। बताओ, मेरे कॉलेज की एक बच्ची पर मुसीबत आ गई तो क्या उसे मैं डस्टबिन में फेंक देता? पर उन लोगों के पास ये बात समझ पाने का दिमाग नहीं है और दिल भी नहीं है। अंदर से सबके लिए चाय बनकर आ गई थी। मानसी केटली में से चाय ढालती रही थी। मानसी की बातचीत के हल्के फुल्के लहजे से माहौल काफ़ी कुछ सहज होने लग गया था। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत, थोड़ी बहुत हंसी भी। हम लोग उठकर खड़े हो गए थे तो अंकल बाहर तक छोड़ने आए थे। अचानक ही सब लोग भावुक होने लगे थे। बोलने लगे तो शशि अंकल की आवाज़ भर्रा गई थी। दीपा बहुत अकेली हो जाएगी। मैंने ही अपॉइंट किया था उसे। हमेशा मेरे ही साथ काम किया है उसने। कुछ क्षण चुप होकर लगा था वे अपने आप को संभाल रहे हैं। खैर, तुम सब हो उसके साथ। कौशल्या है। वे कुछ क्षण के लिए फिर चुप हो गए थे। टेक केयर ऑफ हर। उसका ख्याल रखना। कॉलेज को संभाल कर रखना। मानसी उनके बगल में ही खड़ी हैं।
उन्होंने बड़े अपनेपन से मानसी की पीठ थपथपाई थी और मानसी की आंखों में तैरते आंसू गालों पर दिखाई देने लग गए थे। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में उस क्षण आंसू थे। वहाँ से निकलते ही हम सबको लगा था कि हमें दीपा दी से भी मिलने जाना चाहिए। शायद आखिर उनके लिए भी अनायास शशि अंकल का हटा दिया जाना बहुत बड़ा आघात है। वैसे भी सब लोग परिवार ही तो हैं। नीता के घर पहुंचकर इस बारे में कौशल्या दी से फ़ोन पर बात की थी और अगले दिन दीपा दी के घर चलने की बात तय हुई थी। उसके बाद जितनी भी देर हम लोग बैठे उतनी देर शशि अंकल, दीपा दी और कॉलेज की ही बातें चलती रही थी। सारी पीड़ा के बीच भी थोड़े बहुत शशि अंकल के करप्शन के चर्चे और प्रसंग भी। कौशल्या दी ने दीपा दी से फ़ोन पर मिलने की आने की बात पहले से तय कर ली थी, इसलिए वे प्रतीक्षा करती हुई ही मिली थीं। वे सुस्त थीं पर व्यथित नहीं लगी थीं। शायद सारे आरोपों के निपटारे का सुकून था चेहरे पर। सच तो ये है कि ग्रांट्स के मिस एप्रोप्रिएशन को लेकर शशि अंकल और वे दोनों ही किसी सीमा तक फंस सकते थे। शायद इसीलिए वे थोड़ी दुखी लगी थीं, पर साथ ही थोड़ी शांत और शायद चेहरे पर भयमुक्त हो जाने का एक निश्चिंत भाव भी था, जैसे किसी असाध्य रोगी की महीनों बरसों सेवा करते अनायास उस रोगी का गुजर जाना। एक प्रिय साथ के छूट जाने की पीड़ा के बीच ही लंबी थकान से मुक्त हो पाने की शांति और आंखों में आराम का भाव भी लगा था मुझे। हम सब लोग बहुत देर बैठे थे। बातचीत शशिकांत अंकल, नए प्रबंध तंत्र और इस पूरे प्रकरण के इर्द गिर्द ही होती रही थी। सरला माहेश्वरी की भी बात हुई थी। उसके लिए तो शशि भाई भगवान बन गए, दीपा दी ने कहा था। बल्कि भगवान ने तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिगाड़ा। शशि भाई ने तो सिर्फ भला किया, जितना भला कर सकते थे उतना किया। पर शशि भाई भी, कौशल्या दी ने असहमत में अपना सिर को झटका दिया था। शशि भाई ने तो न किसी का कुछ सुना ही न कुछ देखा ही। तुम ही क्या दीपा, ना जाने कितनी बार मैंने कहा था उनसे, शशि भाई कुछ देख कर कुछ डर कर चलिए, पर उन्होंने किसी के सुनना तो सीखा ही नहीं था। दीपा दी को लगा था क्षण भर के लिए अचकचा गई थी। स्टाफ में हम सभी को मानती हैं, वे लगभग सभी से अंतरंग हैं, पर फिर भी एक तरह की दूरी उनसे हमेशा ही रही है। उनके और हमारे बीच में हमेशा ही विद्यालय की मर्यादा लक्ष्मण रेखा जैसी खिंची रही है, जिसको लांघने का प्रयास हम में से किसी ने नहीं किया और ना ही जिसको उन्होंने कभी भंग होने दिया। दीपा दी का शांत चेहरा उदास है। काफ़ी देर तक जैसे कुछ सोचती रही थी, फिर धीरे से हंसी थी। कभी कभी सही गलत का कोई एकदम साफ आईना भी नहीं होता कौशल्या, कि किसी इंसान, किसी एक्शन या किसी एपिसोड को उसके ऊपर खड़ा करके तौला जा सके, सही या गलत, इतना सही या इतना गलत। शायद शशि भाई जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। कहने वाले कह सकते हैं कि वो बहुत बहुत गलत थे। क्षण भर के लिए चुप हो गई थी। अब सरला माहेश्वरी वाले एपिसोड को ही ले लो। कानूनी तौर से तो बहुत गलत किया उन्होंने, पर हम लोग गलत कहाँ कह पाते हैं उन्हें। पर फिर वो धीरे से बुदबुदाई थी। शायद अपने बहुत से एक्शंस में वे थे भी गलत, एकदम सही नहीं थे, पर अपनी सारी कमियों के बावजूद ही वाज सिंपली ग्रेट। उनके स्वर में पीड़ा है। काफ़ी देर बैठने के बाद हम सब लोग उठकर खड़े हो गए थे। दीपा दी हम लोगों को बाहर तक छोड़ने आई थी। चलने लगे थे तो एक बार फिर वे उन्हीं की बात करने लगी थी। बड़ी अजीब बात है, खुद गलत सही जो भी किया, पर वे ईमानदार लोगों की कदर किया करते थे, ईमानदार और मेहनती स्टाफ की। तुम सबके पीछे भी तुम लोगों की तारीफ़ करते थे। हमेशा कहते थे आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कहते थे कि मेरे कॉलेज के रियल बिल्डर्स तो ये मेरी यही टीचर्स हैं। वे फिर से भावुक होने लग गई थी। आप सब ने बहुत अच्छा किया जो आप सब उनसे मिल आईं। इट वॉज़ वेरी थॉटफुल। शुभा दी ने हम सब की तरफ देखा था और उनकी निगाहें मानसी जी पर ठहर गई थीं। मानसी, तुमने तो बहुत साल उनके अंडर काम किया है। जी दीदी, मानसी जी फीका सा मुस्कुराई थी। पूरे 16 साल। यहाँ के जूनियर सेक्शन से नौकरी शुरू की थी, तब सिर्फ बीए ही तो किया था। काम करते करते एमए पीएचडी कर लिया, क्वालिफिकेशन बढ़ती गई और शशि अंकल हमें सीनियर सेक्शन में जगह देते गए। उनके जाते तक उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मानसी बड़ी भावुकता से मुस्कुराई थी। पीजी कॉलेज, आज एमए को सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं।
इस जैसा कॉलेज और यहाँ जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ना होता तो कहाँ तो इतना पढ़ पाते और कैसे इतना बढ़ पाते। जूनियर से पीजी कॉलेज। अचानक मैंने मन में हिसाब लगाया था। सोचकर अजीब लगा था कि 5 साल से ज़्यादा तो मुझे भी यहाँ काम करते हो ही गया है। नए सेशन के लिए कॉलेज खुला था। लगा था कॉलेज के कामकाज और रंग ढंग में कोई भी अंतर नहीं आया था, सिवाय अब गाहे बगाहे आने वाले शशि अंकल के दर्शन नहीं होते। टीचर्स के अटेंडेंस रजिस्टर पर हर वर्ष की तरह शशि अंकल की तरफ से नए सत्र की शुभकामनाएं भी नहीं लगी हैं। प्रबंधक के कमरे के आगे की नेम प्लेट बदल दी गई है, नई तख्ती लग गई है जिस पर राम सहाय नाम लिखा है। पर इन छोटी छोटी बातों से रोज़ की ज़िंदगी में कोई अंतर नहीं पड़ा था। वैसे भी अधिकांश टीचर्स के लिए तो कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं था। पहले भी उनका प्रबंधक से कोई लेना देना नहीं था। सुना था नए प्रबंधक संस्थापिका श्रीमती चंद्रा सहाय के देवर के बेटे हैं। पर्दे के पीछे से यदा कदा एक लंबे गोरे और स्वस्थ व्यक्ति की झलक मिल जाती है। उन्होंने स्टाफ से कभी मुलाकात करने का कोई प्रयास नहीं किया था। स्टाफ के लिए उनका और उनके लिए स्टाफ का जैसे कोई वजूद नहीं था। सुना था फाइनेंस की उलझने सुलझाने में लगे रहते हैं। यह भी सुना था कि रिटायर होने से पहले फाइनेंस सर्विस में थे, रिटायरमेंट के बाद लखनऊ आ गए हैं। इसी बीच हमारे कॉलेज का हिसाब किताब साफ करने में लगे हैं। हर दिन सुबह 11 बजे आते हैं और दोपहर 1:30 बजे चले जाते हैं। विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह से दीपा दीदी चला रही थी। उसमें नए प्रबंधक की तरफ से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। कुल जमा सब ठीक ठाक ही चल रहा था और दीपा दी काफ़ी प्रसन्न और निश्चिंत सी दिखने लगी थी, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में आ गया हो। हालांकि एक आदत की तरह शशिकांत भटनागर को वे यदा कदा छोटे बड़े न जाने कितने प्रसंगों पर याद करती रहती। हम सब भी उनको याद करते। मीनाक्षी बहुत खुश थी। उदय जी की जिस किताब का अनुवाद वो कर रही थी वो छपकर आ गई है। मेज पर रखी हुई उस मोटी सी किताब का कवर उसने पलट दिया था। पहले पृष्ठ पर लेखक और अनुवादक का नाम। मीनाक्षी ने अपनी हथेली को फैलाकर दोनों नामों को एक साथ अपने हाथों तले ढक लिया था। उसके हाथों की मैनीक्योर की हुई बहुत सुंदर उंगलियां, बीच की उंगली में हीरे की छोटी सी अंगूठी जिसके बीच में एक चौकोर रूबी लगी है। कुछ क्षणों तक वो अपलक पलट कर रखे अपने हाथ को निहारती रही थी। उदय जी के साथ अपना नाम छपा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके चेहरे पर दीवानापन है, किसी सपने के सच होने की तरह। कुछ साल पहले तक तो मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बुदबुदाई थी। केतकी ने मीनाक्षी की तरफ देखा था और उदय जी को लेकर कोई हल्का फुल्का सा मजाक किया था। उसके चेहरे पर बड़ा मधुर सा भाव है। मैंने और नीता ने पूरे संवाद को ही अनसुना कर दिया था। मीनाक्षी, लगभग 2 साल से तुम लगी थी इस किताब के काम में, अब तो तुम्हें एक साथ ही बहुत हल्का और बहुत खाली लग रहा होगा, नीता ने कहा था। मीनाक्षी ने अपने सामने रखी किताब के ऊपर अपनी पूरी हथेली घुमाई थी, जैसे पुस्तक के उस पृष्ठ को सहला रही हो। नहीं नीता दी, मैं अब खाली नहीं बैठ सकती। मैंने उनकी दूसरी किताब पर काम शुरू कर दिया है। केतकी खिलखिलाकर हंसती रही थी। नीता, अब मीनाक्षी बिना उदय जी के नहीं रह सकती। इन सम और द अदर वे शी हैज़ टू बी विद हिम। नीता के चेहरे पर झुंझलाहट है, पर वो चुप रही थी। हम दोनों ही जानते हैं कि केतकी से उस विषय पर कुछ भी कहने का मतलब उस विषय पर संवाद और विवाद को आमंत्रित करना है। इसलिए हम दोनों ही ऐसे किसी भी प्रसंग को अनसुना कर देते हैं। पर केतकी के मन में जो आ जाता है उसे बिना पूरा कहे वो चुप नहीं हो सकती। केतकी ने नीता की तरफ देखा था। मैं मीनाक्षी से कह रही थी कि जब तुम उन्हें इतना प्यार करती हो तो यू मस्ट टेल हिम दैट यू लव हिम। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव है जैसे बड़े ज्ञान की बात कर रही हो। नीता एकदम घबरा गई थी। क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हो केतकी, उससे क्या फ़ायदा? काफ़ी देर दोनों की बहस होती रही थी। वैसे हम दोनों ही ये बात जान गए हैं कि केतकी को समझाया नहीं जा सकता और अब शायद मीनाक्षी को भी नहीं। कुछ दिन बाद मीनाक्षी ने हंसते हुए बताया था कि उदय जी उसका प्रणय निवेदन सुनकर स्तब्ध रह गए थे। मीनाक्षी जी, अगर मैं हैप्पीली मैरिड होता तो आपसे बड़ी उम्र की मेरी बेटी होती। नीता ने तसल्ली की सांस ली थी। मीनाक्षी के क्लास में चले जाने के बाद वो धीमे से फुसफुसाई थी।
चलो कम से कम वे तो सेंसिबल इंसान हैं। किंतु नीता की तसल्ली व्यर्थ ही थी। मीनाक्षी ने एक बार मुंह क्या खोला कि वो वाचाल हो गई थी। जब विश्वामित्र जैसे ऋषियों की तपस्याएं अप्सराओं ने भंग कर दी थीं, तो उदय जी बेचारे तो एक साधारण से दुनियावी इंसान ही तो थे। थोड़े दिन बाद देखा था कि उदय जी और मीनाक्षी के नियमित पत्राचार चलने लगे हैं। वे लखनऊ भी बार बार आने लगे हैं। शहर में होते तो वे दोनों काफ़ी समय घर से बाहर घूम टहल कर बिताते। होटल, पिक्चर, कभी कभी शहीद स्मारक में गोमती के किनारे भी। नीता और मैंने उस मामले में उसके बाद एकदम ही मौन धारण कर लिया था। शायद अब कुछ भी समझाने बुझाने का समय निकल चुका था। वैसे भी मीनाक्षी कोई बच्ची नहीं है। फिर किसी की ज़िंदगी में एक सीमा तक ही तो हस्तक्षेप किया जा सकता है, वो भी इतने निजी और अंतरंग रिश्तों में। मीनाक्षी ने किताब के अनुवाद का काम पूरा कर लिया था। वो उसे अंतिम रूप देने के सिलसिले में 15 दिन के लिए दिल्ली गई थी। लौट कर आई थी तो बेहद खुश दिख रही थी। ऊंचा सा जूड़ा बनाए, अपने कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले, वो हंसते हुए सामने आकर खड़ी हो गई थी। यू नो आई एम ए मैरिड वोमन नाउ, उसने मेरे और नीता के सामने झुककर मध्यम स्वर में घोषणा की थी। हम दोनों स्तब्ध रह गए थे। ये कैसी शादी? कमरे में गेंदे की मालाएं बदल लेने को वो शादी का नाम दे रही है? वो खिलखिलाती रही थी। उसी ने बताया था कि उस दिन शाम को वे दोनों टहलने गए थे। उदय जी ने उसके लिए गजरा खरीदा था और अचानक मीनाक्षी ने फूलों की 2 लंबी सी मालाएं खरीद ली थीं। घर आकर एक माला मैंने पकड़ ली थी और एक उन्हें पकड़ा दी थी। बेचारे कन्फ्यूज्ड, वो खिलखिलाकर बताती रही थी। देन वी वर मैरिड। अचानक मीनाक्षी ने नीता के हाथ पकड़ लिए थे। नीता दी, मैं उनके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। केतकी मीनाक्षी के साथ चहकती रही थी, पर नीता और मैं खुशी दिखाने की कोशिश में बड़ी कठिनाई से होंठ खींचकर टेढ़े भर हो पा रहे थे। उपन्यास होने से न होने तक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 7 में।